नमस्कार। भारत में असंगठित मजदूर, उनके लिए कानून, उनके अधिकार, संविधान में उनके लिए प्रोविजन, इस संदर्भ में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। साथियों, इस विषय में बात करने से पहले जो पिछला कामगार कानूनों के बारे में, मजदूरों के कानूनों के बारे में जो वीडियो हुआ था, उसी से प्रेरित होकर माननीय चंद्रकांत नागावकर जी ने रिक्वेस्ट की थी और उसी के आधार पे हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। साथियों, असंगठित मजदूर किसे कहा जाता है? असंगठित मजदूरों की व्याख्या या डेफिनेशन क्या है? साथियों, असंगठित मजदूरों की डेफिनेशन यह है कि जिनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ना ही उनके लिए किसी तरह का कोई मास्टर होता है, ना ही उनके नियोक्ता उनका पीएफ ईएफ काटते हैं, ना ही उनको काम जो है कितने दिन तक तय रहेगा ये निर्धारित नहीं होता है। ऐसे सारे काम करने वाले जो मजदूर है, इनको असंगठित मजदूर कहा जाता है। तो ये असंगठित मजदूर जो है, इसमें इस श्रेणी में कौन आता है? सारी दुकानों में काम करने वाले मजदूर जो है इस श्रेणी में आते हैं। खेतीहार मजदूर जो है इस श्रेणी में आते हैं। घरेलू काम करने वाली महिलाएं इस श्रेणी में आती है, या डेली वेजेस पर जो मजदूरी करने वाले मजदूर है वो सारे इस श्रेणी में आते हैं। ये सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर है। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में दुनिया का आंकड़ा है कि भारत ऐसा पहला राष्ट्र है, या भारत एक नंबर का राष्ट्र है कि जहां पर आज के तारीख में 82 करोड़ पर्सन जो है वो असंगठित मजदूर है। 82 करोड़ जो है वो असंगठित मजदूर है, और ये असंगठित मजदूर पूरे भारत देश में पाए जाते हैं। ये असंगठित मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या भारत में कोई आंदोलन चला? हाँ, इसको लेकर भारत में आंदोलन चला। इसको लेकर 1936 में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी, उसी लेबर पार्टी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खेतीहार मजदूरों के अधिकार के लिए 1942 में बहुत बड़ा मोर्चा और आंदोलन किया था। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर, जो असंगठित क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, या मिल मजदूर है, या डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं, इनको लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 46 में एक कानून भी इजाद किया था। इतना ही नहीं तो इस असंगठित मजदूरों की सारी समस्या दूर हो, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 में भारत की जो उस समय की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे। क्या प्रस्ताव रखे थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला प्रस्ताव रखा था कि ये जो सरकार है, श्रम मंत्री होते हुए, मजदूर मिनिस्टर होते हुए, लेबर मिनिस्टर होते हुए, उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा था कि इन जो सारे मजदूर है, इन मजदूरों की गणना हो, इनका जनसंख्या जो है उसका आंकड़ा निर्धारित किया जाए। पहला प्रस्ताव रखा था। ये आंकड़ा रखने से क्या होगा? क्योंकि सारी देश की इकोनॉमी जो है, सारे देश का अर्थशास्त्र जो है, आर्थिक स्थिति जो है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, इनके ऊपर निर्भर है। तो ये आंकड़ा आने से क्या होगा? ये आंकड़ा आने से देश भर में किस सेक्टर में कितने लेबर काम करते हैं, इसकी जानकारी सरकार के पास। दूसरा क्या प्रस्ताव रखा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा प्रस्ताव रखा था कि सरकार जो है इस असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो है, इनके लिए कम से कम 200 से 300 दिन तक के काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी सरकार ले। नंबर 3 का, जिस एरिया में काम करते हैं, चाहे किसानी में काम करते, किसानी में तो कोई काम के आवर्स निश्चित नहीं होते, घंटे निश्चित नहीं होते, किसानी में काम करने वाले जो मजदूर है उनके कामों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
वो इसी तरह से जो डेली वेजेस पे मजदूर काम करते हैं उनकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए उनके मिनिमम आवर्स ऑफ द वर्क जो है, काम के कम से कम घंटे जो है, न्यूनतम घंटे जो है, इसको निर्धारण किया जाए। ये प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके पास रखा था। ये 1946 में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को लेकर 1948 में उस समय एक लेबर कमीशन बना था, और उस लेबर कमीशन जो बना था, उस लेबर कमीशन के चेयरमैन के तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लिया गया। लेकिन भारत में उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, और भारत में आजादी का आंदोलन चलने के कारण असंगठित लेबर के लिए कोई भी उस तरह का काम नहीं हुआ। 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत आजाद होने के बाद फिर देश में संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया चली, और संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस समय चेयरमैनशिप में जो काम किए थे, उसमें का पहला काम किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में पहला प्रोविजन किया। वो प्रोविजन था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। क्या है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी में कहा है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, वो अपने समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो अपना संगठन बनाने का अधिकार होगा। वो संगठन कैसे बनाएंगे? वो संगठन इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका अलग से संगठन होगा। खेतीहार मजदूर है, उन मजदूरों का राष्ट्रव्यापी संगठन होगा। जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर है उनका अलग से संगठन होगा। जो डेली वेजेस पे किसी दुकान में, किसी प्रतिष्ठान में जो नौकरी करते उनका अलग से संगठन होगा। घरेलू काम करने वाले महिलाएं जो है उनका संगठन होगा। और इस संगठन बनाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19(1) क्लॉज सी में भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार देकर किया। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार केवल अधिकार उसमें फ्रेम करके रुके? नहीं रुके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार खेतीहार मजदूरों का संगठन जो है बनाया था, और खेतीहार मजदूरों के संगठन का जो निर्माण है डॉक्टर बाबा साहब ने 1952 में किया था। वो आगे ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 1956 में देहांत हो गया था। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब अपॉर्चुनिटी मिली, संविधान बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसी संविधान के आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 में एक क्लॉज जी बनाया, और उस क्लॉज जी में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। क्या महत्वपूर्ण बात कही? बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि मजदूर मजदूर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो शोषक वर्ग है, फैक्ट्री चलाने वाला क्लास जो है, जो मालिक है, दुकान का मालिक है, वो मजदूरों को जिंदगी भर मजदूर रखना चाहेगा। इसीलिए उस जो नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसको अपने व्यवसाय चुनने का, अपना बिजनेस करने का, उसके व्यवसाय को निर्धारित करने का जो राइट है, उसको फंडामेंटल राइट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19(1) जी के माध्यम से लिया। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों को पूरी तरह से सुरक्षित करने की कार्य में काम किया। बाबा साहब को मालूम था कि मजदूरों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जीविका की है, आजीविका की। और जीविका और आजीविका की समस्या जो है वो ज्यादा व्यवस्थित हो, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, उस जीविका और आजीविका की समस्या को खत्म करने के लिए इस देश में आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सारी सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में लाया। तो इस तरह से संवैधानिक प्रोविजन करके इस देश में जो मजदूर है, मजदूरों को हक और अधिकार देने की बात की। केवल बाबा साहब यहां नहीं रुके, तो संविधान में जो शेड्यूल 7 है, उस शेड्यूल 7 में, क्योंकि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद प्रोविजन करके कहा था,
खुद एक प्रस्ताव बना के कहा था कि इस देश में मजदूर कौन है इसकी इस बारे में जानकारी हो, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल 7 बनाया। शेड्यूल 7 बनाकर उस शेड्यूल 7 में प्रोविजन किया कि देश जो है, देश में मजदूर कौन है, मजदूरों की समस्या क्या है, उनके आंकड़े क्या है, मजदूर खास करके किस जातियों के है, किस वर्ग के है, किस उम्र के है और क्या किस लिंग के है, इसका सारा अनुपात होने के लिए एक आयोग होना चाहिए। इस तरह की बाबा साहब अम्बेडकर ने सिफारिश की। इसी सिफारिश का परिणाम हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में उसके बाद बना, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो भारत में सैंपल सर्वे करता है, घर घर जाकर सर्वे करता है, और इसके माध्यम से जो भी कोई मजदूर है उनका पूरी तरह से सर्वेक्षण करने का काम करती है। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या करता है, इसकी क्या भूमिका है? नेशनल सैंपल सर्वे ने का पहला काम है कि भारत के कुल इकोनॉमी किस क्षेत्र के ऊपर आधारित है, इसका पहले सर्वे करें। दूसरा, लोगों के जीने के जीविका के क्या आधार है, उनके क्या मानक है और उसके लिए क्या साधन संसाधन है, इसका सर्वे करें। तीसरा, इनकी लाइवलीहुड जो है, वो जीने के लिए जो उनके पास साधन है, उससे इनका जो सामाजिक आर्थिक उन्नति कितनी हुई, इसका सर्वेक्षण करें। और चौथा, अगर इस तरीके से कोई नहीं हुआ तो सरकार को उनके डेवलपमेंट के लिए, मजदूरों के डेवलपमेंट के लिए कुछ सिफारिशें डिक्लेयर करने के लिए इसको बनाया गया था, और यही काम कर रहा था। 2011 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में अपना सर्वेक्षण का रिपोर्ट किया और उसको 2015 में भारत सरकार को सुपुर्द किया। वो जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस रिपोर्ट में जो बातें हैं, वो बातों में एक सबसे बड़ी बात है कि भारत में लगभग 48.7% असंगठित कामगार है। 48.7 करोड़ असंगठित कामगार है, मतलब 48 करोड़ लोग जो है वो असंगठित कामगार है। अब इसमें उन्होंने जो सर्वेक्षण किया, इसमें कौन से बिरादरी के हैं, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ कमीशन कहता है कि इस 48 को अगर 100% माना जाए तो इसमें बड़ा तबका जो है, जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी का काम करने वाला सबसे बड़ा तबका जो है वो शेड्यूल कास्ट का है और शेड्यूल ट्राइब का है। दूसरा तबका शेड्यूल ट्राइब का है। तीसरा जो है, जिसको आज की परिभाषा में महाराष्ट्र में नोमेडिक ट्राइब कहा जाता है, वो है। और चौथे स्तर पे जो है वो ओबीसी का है, लेकिन जो अंगड़ी जातियां जिनको कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ कमीशन ने कहा कि उनका जो परसेंटेज है वो 0.1% भी नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी जो जनसंख्या है 48.7 करोड़ जो लोग हैं, इनमें से ज्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। नंबर 1, ये सर्वेक्षण क्या कहता है कि इसमें ज्यादातर कौन से सेक्टर में लोग हैं। इस सर्वे के अनुसार 24.6 करोड़ लोग जो है खेतिहार मजदूर है, और ये 24.6% जो खेतिहार मजदूर है, इनकी स्थिति है ऐसी है कि इनको मौसमी बरसातों के ऊपर इनके जीवन मान का सारा जीवन होता है। ये जो है, जब मौसम होता है, जब बरसात होती है, तभी इनको जाकर रोजगार मिलता है। उसके बाद जो है इनके पास किसी भी तरह का रोजगार नहीं होता है। ये रोजगार ना होने के कारण उन्होंने उतने दिन में जो पैसा कमाया या जो मजदूरी अल्प स्वरूप में जो मजदूरी मिली, इसमें से वो अपने प्राथमिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने कहा कि जो 24.6%, 24.6% करोड़ जो लोग हैं खेतिहार मजदूर लोग हैं, इनमें से
98% लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। केवल 2% लोगों के पास जो भी पक्का मकान है, या तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ पक्का मकान है, या तो इंदिरा आवास से मिला हुआ पक्का मकान है, या महाराष्ट्र में रमाई आवास जैसी जो गवर्नमेंट की योजना है उससे पक्का मकान मिला हुआ है, उसके द्वारा उनके पास जो भी दीवारें है, पक्की दीवारें, इसके द्वारा है। दूसरा, ये जो खेतिहर मजदूर जो है, इन मजदूरों में से सारे लोगों का अगर सर्वे किया जाए तो 97% जो मजदूर है वो लैंडलेस लेबर है। इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, ये दूसरों के भूमि के ऊपर निश्चित दिन काम करते हैं। तीसरी बात ये पता चली है इसी सर्वे के दौरान कि ये जो लैंडलेस लेबर है, ये लैंडलेस लेबर को साल में केवल मात्र 90 दिन तक ही ओरिजिनली रोजगार रहता है, और 90 दिन में भी जो रोजगार मिलता है, साल में 90 दिन जो रोजगार मिलता है, 90 से 95 डेज तक जो रोजगार मिलता है, इतने दिनों का रोजगार का अगर वैल्यूएशन किया जाए तो उनका पर डे पर कैपिटा इनकम ₹2.60 से ज्यादा नहीं। ये जो है बात नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पष्ट रूप से हुई। तीसरी इसमें क्या कहा गया है? तीसरी इसमें कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो घर बांधने का काम करने वाले जो मजदूर है, जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से कंस्ट्रक्शन वर्कर को आइडेंटिफाइड किया जाता है, ये 4.7% करोड़ कंस्ट्रक्शन मजदूर है। और ये 4.7% जो कंस्ट्रक्टेड मजदूर है, इनको साल में लगभग 120 दिन इनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, और रोजगार तक होता ही नहीं है, लेकिन बाकी बचे हुए दिन में जो रोजगार होता है वो रोजगार आज है, कल नहीं है, परसों है, तरसों नहीं है। इस तरह से असुरक्षित तरह का रोजगार है। और इतना ही नहीं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने वाले जो लोग हैं, इनके पास सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। वो ज्यादातर डस्ट और सीमेंट के संपर्क में आने से इनको फेफड़े, आंत और अन्य श्वास जैसी अन्य बीमारियां होती है। और ये भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 2011 के सर्वे में देखा गया है कि इसमें काम करने वाले ज्यादातर पुरुष जो है वो दारू या अन्य व्यसनों के अधीन हो जाते हैं, और वो अधीन होने से उनके परिवार की स्थिति ज्यादा गंभीर होती है, और उनके परिवार को कार्यस्थल पे किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं होती है। ये बात नेशनल सर्वे में स्पष्ट की है। तो इनके ये जो वर्कर्स है, इसके बारे में वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा असुरक्षा होती है। इसीलिए इस असुरक्षा को दूर करने के लिए देश में कुछ मेजर काम होने चाहिए। ये सारा सर्वे का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो इसमें 5 बातें सामने आती है। ये तो पहली बात सामने आती है कि इनको रोजगार के बारे में या मजदूरी के बारे में पूरी तरह से असुरक्षित है। इनकी रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। भले देश में मनरेगा जैसा कानून लागू हुआ, भले ही देश में अलग तरह के कानून लागू हुए, लेकिन उनके पास कोई भी उस तरह की ये कानून लागू होने के बाद भी आज भी उनके पास रोजगार की कोई भी गारंटी स्कीम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 है कि नाम के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेकिन ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1946 जो है, उसकी धारा 2H जो है, उसका सेक्शन 2H जो है, वो ज्यादातर संगठित क्षेत्र के लोगों को ही इसका फायदा मिला है। असंगठित क्षेत्र के लोगों को इसका कभी भी कोई फायदा नहीं मिला है, ये स्पष्टता से। इस सर्वे के अंदर किराना दुकान में, कपड़ों के दुकान में, अलग अलग दुकानों में, अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों का सर्वे किया गया। तो सर्वे करने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, उसकी धारा 2H क्या होती है, और उसको मिनिमम वेजेस में कौन सी सुविधाएं होती है, मालिक को उसके पास अगर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 अगर उसके पास लेबर है तो उनको क्या सुविधा देनी चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसा 99%
जो सर्वे में सामने आया है। इसीलिए दुकानों में, छोटे छोटे प्रतिष्ठानों में, कहीं किसी गल्ला मंडी में काम करने वाले या मजदूर के तरह, खेतिहर मजदूर के तरह काम करने वाले जो असंगठित मजदूर है, इनके सुरक्षा के भी बारे में सोचना होगा, सोचना पड़ेगा। यही इसी सर्वे की बात सामने आती है। तीसरा है कि काम करते समय बहुत ज्यादा खतरे हैं, बहुत ज्यादा हजार्डस प्लेस पे काम करते हैं, वहां ज्यादातर खतरे हैं। जैसे कि खेती में काम करते हैं, जब खेती में कुछ घास काटने जाते तो घास काटते समय, खेती में काम करते समय सांप के काटने से लगभग हर साल 1 लाख जो है खेतीहार मजदूर हर साल जो सांप काटने से मर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, उसका एक उसी सर्वे में आया है कि हर साल कम से कम 2 लाख जो कंस्ट्रक्शन मजदूर है, उनकी ऐसी स्थिति होती है कि वो गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो जो मालिक और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कुछ छूट पैसा देता है, लेकिन वो अपाहिज होने के बाद अपने परिवार का जीने का जो साधन है उसको मुहैया नहीं होता है। तो ये भी खतरे उनके सामने हैं, ये भी सारे संकट उनके सामने हैं। ऐसे स्थिति में और एक चीज है कि वहां जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं है, उनके साथ वर्क प्लेस पे, काम करने के स्थानों पे उत्पीड़न जो है ज्यादा बड़े पैमाने पे होता है। महिलाओं के साथ सेक्सुअल उत्पीड़न ज्यादा होता है, या उनके साथ उस तरह का व्यवहार या उस तरीके की बात या उनके साथ उस तरह का टॉन्ट पास करने का काम कई सारे जगहों पर होता है। ये नेशनल सर्वे ऑफ कमीशन के द्वारा बनाया कहा, और इसके बाद भारत देश में एक कानून लागू हुआ। उस कानून का नाम था असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। इस कानून में, ये कानून जो है 30 दिसंबर 2008 को लागू हुआ, और ये लागू होने के बाद इसमें, इस कानून में प्रोविजन थी, क्या प्रोविजन थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड बनाया जाए, और राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में 7 पार्लियामेंट्री सदस्य जो है उसमें सदस्य होने चाहिए। 2008 में यह कानून बना। 2009 से लेकर 2008 से लेकर मतलब जनवरी 2009 से लेकर आज 2023 तक अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड बना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड ने ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए आज तक कोई भी प्रावधान या प्रोसीजर जो है उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। 2009 में भी वो बोर्ड था, 2010 में भी बोर्ड था, 2014 में भी बोर्ड था, 2015 में भी बोर्ड है, 2019 में भी बोर्ड था, अभी भी बोर्ड है। लेकिन इस बोर्ड के द्वारा किसी भी तरह की जो है इन मजदूरों के हक के लिए किसी भी तरह का कोई कानूनन कार्रवाई करने वाली कोई भी सिफारिश पूरी तरह से लागू नहीं की। ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून तो है, लेकिन कानून को लागू करने के लिए बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो कोर्ट में भी बहुत सारी केसेस चली। सुप्रीम कोर्ट में एक संजू राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस चला था। संजू राय जो है एक कंस्ट्रक्टर लेबर था, और संजू राय कंस्ट्रक्शन लेबर होते हुए उसका वर्क प्लेस पे जो है डेथ हो गया। डेथ होने के बाद उसके बेटे ने उसको जो है वर्क प्लेस पे डेथ हुआ इसलिए उसको सारा बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए वो कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया। फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद उसको रिलीफ दिया। रिलीफ देने के बाद फिर भी उस कंपनी ने नहीं दिया, तो इसके लिए वो एसएलपी लेकर गया। एसएलपी में कोर्ट ने निरीक्षण करते हुए, संजू राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में निरीक्षण करते हुए कहा कि जो मजदूरों के मालिक है या मजदूरों के साथ मालिकों का व्यवहार जो है अत्यंत घृणास्पद है। वो उनको ह्यूमन ही नहीं मानते, और उनको जो मजदूरी दी जाती है वो कोर्ट का निरीक्षण है, सुप्रीम कोर्ट का निरीक्षण है। और उन्होंने कहा कि उनको जो मजदूरी दी जाती है उस मजदूरी में वो अपने परिवार के 4 सदस्यों का 2 समय का खाना भी प्रॉपरली जुटा नहीं पाते। ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने उसमें तीसरी बात कही कि इसी के कारण जो है ये जो मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, ये अपने बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं देते हैं, इसीलिए इनके लिए विशेष तरीके का सरकार ने प्रावधान, लेकिन वहां उनके लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसा संजू राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में
कोर्ट ने अपना निरीक्षण देते हुए कहा। इसी के तरह डेली वेजेस मजदूर संघ बनाम भारत सरकार एक और 2009 में 2010 में एक कोर्ट केस चला था। उसमें उन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवेंस करते हुए कहा कि मजदूरों के लिए उनकी पहचान होने वाला कोई भी दस्तावेज बनाना चाहिए, ताकि उनका दस्तावेज होने के कारण उनको वो सारी सुविधाएं, वर्क प्लेस पे होने वाला जो एक्सीडेंट है उसका भी उनको मुआवजा मिले, इसके लिए होना चाहिए। इसी जजमेंट के तहत भारत में पहली बार श्रम कार्ड नाम की प्रोसीजर आई। 26/8/2021 में लेबर कार्ड, श्रम कार्ड का निजात हुआ और श्रम कार्ड के तहत जो लेबर है उनको एक मानधन जो है देने के प्रावधान के तहत लेबर कार्ड की देने की सुविधा निर्माण हुई। इसी तरह प्रधानमंत्री जन मानधन योजना नाम की जो है एक योजना सरकार ने चलाने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया। लेकिन इस योजना का अगर आज के तारीख में देखा जाए तो इस योजना में पूरी तरह से 12 बज चुके हैं, क्योंकि इस योजना के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने कोई पर्याप्त ऐसा बजट नहीं बनाया, ना ही जिन प्रतिष्ठानों में वो लोग काम करते हैं लेबर, उनके लिए कोई सही तरीके से वो मालिक जो है कुछ अपना पोर्शन नहीं डालते हैं। ये भी इसकी खमियाजा है। इसलिए मजदूरों को उसका मानधन मिले, इसके लिए उनके जो संगठन है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भी संगठन का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और एक देखा गया कोर्ट के निरीक्षण के बाद आम आदमी बीमा योजना चलाई गई, लेकिन आम आदमी बीमा योजना चलाने के बाद भी आज भी लगभग 76% लेबर जो है, अनऑर्गेनाइज लेबर जो है, असंगठित मजदूर जो है, इस योजना से दूर है। इसीलिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी चाहिए। इसके लिए कानूनन कुछ प्रावधान है। मालिकों की मौलिक जिम्मेदारी असंगठित मजदूरों के प्रति क्या है, इसका भी कानून में क्या कहा है। कानून में यह कहा है कि जो जिलाधिकारी होता है या एसडीएम या तहसीलदार होता है, उस तहसीलदार के पास जो भी कोई प्रतिष्ठान है, दुकान है, मालिक है, उनके पास कितने मजदूर काम करते हैं, इसका डेटाबेस हर 3 माह के बाद देने के लिए उसमें प्रावधान है। लेकिन हमको ऐसा कोई भी कहीं भी जगह पर ऐसा उनके द्वारा जिलाधिकारी को डेटा दिया गया, ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरा है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर है, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देनी चाहिए। ऐसा 2008 का जो असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून जो है उसमें प्रावधान है। लेकिन ये छुट्टी कैसे देनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन, जिस दिन दुकान बंद होता है उस दिन छुट्टी देनी चाहिए। लेकिन उस छुट्टी के दिन का पूरी मजदूरी मालिक ने देनी चाहिए, प्रावधान है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिस दिन वो दुकान बंद होता है, जिस दिन वो वहां का जो ठेका बंद होता है, तो जो कोई ठेकेदार है या मालिक है उसको उस दिन की मजदूरी नहीं देता। उसके बाद क्या है कि ये जो काम के आवर्स है 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर कोई मालिक उसको 8 घंटे से ज्यादा 90 घंटे के में काम अगर उससे करवा लेता है तो उसको ओटी देने का भी, ओवर टाइम देने का भी प्रावधान इसमें है। लेकिन वो ओवर टाइम देने का प्रावधान होने के बाद भी कोई भी दुकान का मालिक नहीं देता है, क्योंकि उस मजदूर का रजिस्ट्रेशन श्रम ई कार्ड के माध्यम से नहीं होता है। वो रजिस्ट्रेशन भी होता है तो उसकी जानकारी कलेक्टर के पास नहीं होती है। कलेक्टर के पास जानकारी ना होने के कारण, डीएम के पास जानकारी ना होने के कारण वो ओटी का या मजदूरी की डिमांड करने का कोई भी हकदार नहीं होता है। आम आदमी बीमा योजना के तहत जिस दुकान में काम करता है उस मालिक का पहला कर्तव्य बनता है कि उस मालिक ने उस मजदूर का जो है बीमा करना चाहिए। जब उसका रजिस्ट्रेशन कलेक्टर के पास होगा तो उसका ऑटोमेटिकली बीमा हो जाएगा। ये होना चाहिए। इसी के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए भी बीमा होना चाहिए, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए भी बीमा होना चाहिए। ये सारे प्रावधान हो सकते हैं। इसके लिए केवल 2 बातें जरूरी है। नंबर 1, असंगठित मजदूरों का राष्ट्रव्यापी संगठन होना जरूरी है। और जो असंगठित मजदूरों का राष्ट्रव्यापी संगठन होगा, वो राष्ट्रव्यापी संगठन जहां उसका जिला बॉडी है, तहसील बॉडी है या शहर की बॉडी है, वो वहां से दुकानदारों के पास जाकर कौन से दुकान में कौन सा मजदूर काम करता है, इसका सारा डेटाबेस कलेक्टर के पास पहुंचाने का पहला कार्य करेगा।
दूसरा, ये असंगठित मजदूरों का जो राष्ट्रव्यापी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका आम आदमी जो बीमा है वो बीमा के हकदार हो, इसके लिए वो सारा काम करेगा। तीसरा जो है, अगर वर्क प्लेस पे उसके साथ कोई भी डेंजरस होता है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसको उस बीमा के तहत उसको फायदा लेने के लिए ये होगा, आगे आ सकता है। और चौथी बात जो है, ये जो संगठन होगा, ये खेतीहार मजदूरों को भी उनके वर्क प्लेस पे कामों का निर्धारण करना और उसको सुरक्षा देने का काम कर सकता है। और संगठित मजदूरों का राष्ट्रव्यापी ऑर्गेनाइजेशन निर्माण होना चाहिए और उसमें उसी वर्ग के लोग होने चाहिए। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।